हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मी, उपनल कर्मचारी, ठेके पे काम करने वाले, पीआरडी, ग्राम चौकीदार, बिजली विभाग, जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उन सभी को मिलना था दीपावली में तोहफा, लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कब तक मिलेगा, बहुत सारे सवाल होंगे आपके। आज की वीडियो में वो सभी सवालों के जवाब देने वाली हूँ। आपको पता है आज मेरा जो वीडियो है वो अलग अलग प्रदेशों को लेकर है। कई प्रदेशों से अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है और मैं एक ही वीडियो में वो अलग अलग प्रदेशों की जानकारी इकट्ठा करके बता रही हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग को एक ही वीडियो में पता चल सके कि किस प्रदेश में क्या हो रहा है। आपको पता है सरकार ने ही केंद्र के कर्मचारियों को रखा है, कार्य कर रहे हैं, और सरकार ने ही ठेके पे काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को रखा है, क्योंकि उस ठेकेदार को भी रखने वाले सरकार है, नियुक्त करने वाले सरकार है, जिन्हें ये कार्य दिया गया है कि ठेके पे काम कराओ और समय से उन्हें सैलरी भी दो। लेकिन जो ठेके पे काम करवा रहे हैं वो कार्य तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन ना तो कोई बोनस दे रहे हैं और ना ही समय से सैलरी दे रहे हैं। इसको सरकार पहले चुनाव के टाइम पे तो बहुत एक्टिव दिखाती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद सरकार सब भूल जाती है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश से सबसे पहले खबर आ रही है, मध्य प्रदेश को लेकर बताने वाली हूँ, फिर आगे चल के सभी प्रदेशों को लेकर छोटा छोटा क्लिप दिखाने वाली हूँ, है ना। साथ ही आज के वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको दीपावली में तोहफा क्यों नहीं मिला, क्यों, क्या सरकार की मंशा है, इसको लेकर एक बार फिर आवाज़ उठी है कैबिनेट में, संसद में। क्या बात हुई पूरी देखिए। वीडियो मैं सुना सकती हूँ, दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो कॉपीराइट के अगेंस्ट जाएगा, है ना। मैं आपको सुना सकती हूँ कि क्या बहस चल रही है वहाँ पे, क्या बातें चल रही हैं वहाँ पे, है ना। तो मैं आपको पूरा सुना दूँगी और आप देख लीजिए, सुन लीजिएगा क्या बात चल रही है, क्या कब तक आप लोग को मिलने वाला है दीपावली का तोहफा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सरकार की मंशा है। वो सभी सवालों के जवाब जो भी आपके दिमाग में है वो आज की वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। आप लोग भी जानते हैं कि सरकार कार्य तो बराबर ले रही है, लेकिन सैलरी और इंक्रीमेंट की बात किया जाए तो उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और आपको अच्छी चीज़ पता है क्या है, अगर किसी भी आउटसोर्स संविदा कर्मी को कोई कार्य दिया गया है तो वो अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं। ये भूल कर कार्य कर रहे हैं कि हमें सैलरी कितनी मिल रही है और इसके बाद हमें कोई फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कार्य हमारा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को भूल कर वो कार्य करते हैं और सभी कार्य को अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, बिना टाइम देखे, बिना छुट्टी लिए लगातार कार्य करते हैं। इसके बावजूद जब साल में एक ऐसा त्यौहार आए जब उन्हें उम्मीद हो तो सरकार उस पर खरी ना उतरे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश से मोहन सरकार पर तर्ज कसा गया है। क्या कहा है, बात मार्च 2024 की है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा श्रमिक वर्ग को झूठे सपने दिखाए गए। और ऐसा हो भी क्यों ना, लोकसभा चुनाव का दौर जो चल रहा था, श्रमिक की भावनाओं का मजाक बनाया गया, क्योंकि घोषणाएं तो बहुत हुई, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, टेलीविजन विज्ञापन तक कहा गया 25% तक मजदूरी बढ़ाई जाएगी, जैसे सरकार अपनी कमान एक बड़ा हिस्सा श्रमिक वर्ग के नाम कर दिया हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आज तक इन वादों का लाभ किसी भी कर्मचारी को नहीं मिला है, यहाँ तक कि बिजली विभाग को मिला था, पर 1 महीने के बाद उनके जो ठेकेदार थे उनसे पूरा पैसा वापस करा लिया। वास्तव में यह सब पूंजीपति और मोहन सरकार के बीच की मिली भगत प्रतीत होती है, जिसमें हाई कोर्ट मध्य प्रदेश और उनके संबंधित कार्य प्रणाली पर दिनांक पे दिनांक मिल रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि मध्य प्रदेश के गरीब मजदूर और शोषण वर्ग की सरकार को लेकर कोर्ट तक किसी को भी चिंता नहीं है। सभी अपनी जेब गर्म करने के लिए बैठे हुए हैं
तभी तो पीएम के जो कर्मचारी हैं नियमितीकरण करने के लिए केंद्र में समान डीए चंद महीनों में बढ़ जाता है, जहां नियमित कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी दोनों के लिए महंगाई की परिभाषा भिन्न है, वहां इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण केवल और केवल स्वयं शोषित वर्ग अपने मत से सही प्रकार से कर सकते हैं। भाई सही है, जो शोषण सह रहा है उसका निराकरण उसे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे बिजली विभाग के कर्मचारियों को जब सैलरी बढ़ाई गई तो उनके ठेकेदारों को लेने का क्या और कैसे ले लिए, क्योंकि सबकी मिली भगत थी। कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसी कारण अपने मन का ठेकेदार लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूं कि क्या बात हुई कैबिनेट में। की सेवा में आयुष्मान कार्ड और उसके लिए फंड्स दे रहे हैं, तो मुझे बताइए कि क्या दिवाली में हम कम से कम ये तो कर लें कि जो लोगों का हक है उन्हें मिले। लेकिन नहीं, दिल्ली और बंगाल दोनों राज्य मोदी विरोध में, एक तरफ राम पर विरोध हो गया है मोदी को लेकर और दूसरी तरफ लोगों के लिए धन राशि भी नहीं देंगे, आयुष्मान कार्ड भी नहीं देंगे अगर आप दिल्ली और बंगाल के वासी हैं। ये किस तरह की दीपावली है, ये किस तरह की धनतेरस है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, मोदी जी भावुक हो रहे हैं, वो जनता के लिए पैसा भेज रहे हैं। मुझे लगता है उनको ये भी देखना चाहिए कि वो पैसा जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि अगर आपकी आयुष्मान योजना है, वो आयुष्मान योजना जनता तक उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगर उस आयुष्मान योजना का पैसा जो है वो राजनीतिक लोग या वो भाजपा के लोग खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इन्हीं की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है कि किस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला आयुष्मान योजना के नाम पर हो रहा है। मृत लोगों को जो है वो जिंदा दिखाकर उनके नाम पे पैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मुझे लगता है इन सब चीजों को भी प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए और इस दिवाली पे गिफ्ट देना चाहिए लोगों को, ये कह के कि मैंने 100% आयुष्मान योजना से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। हम तो देखिए पॉलिसी ड्रिवन, पीपल सेंट्रिक पॉलिसी ड्रिवन गवर्नमेंट है। हम तो ये कहते हैं कि जिससे जनता का ज्यादा फायदा हो रहा है वो स्कीम इंप्लीमेंट होनी चाहिए। एक तरफ एक आयुष्मान स्कीम है जिसमें हजारों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हो रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की हेल्थ स्कीम है जिसके अंदर लाखों लोग जो है वो फ्री इलाज करा रहे हैं। चाहे आपका 100 रुपए का इलाज हो, चाहे आपका 50 लाख रुपए का इलाज हो, 100% फ्री हो रहा है। तो ऐसी जहां पर एक स्टेट में ऑलरेडी एक ऐसी स्कीम चल रही है जहां पे लोगों के टेस्ट फ्री, जहां पे लोगों की दवाइयां फ्री, जहां पे लोगों का इलाज फ्री, जहां पे लोगों के ऑपरेशन फ्री, वहां पे हम ये फर्जीवाड़े वाली स्कीम क्यों इंप्लीमेंट करें? आप दोनों स्कीम्स को हम तो बहुत क्लियरली जनता के सामने रख रहे हैं कि आप दोनों स्कीम्स को कंपेयर कर लीजिए। जो स्कीम आपको बेटर लगती है हम तो वही जनता के लिए इंप्लीमेंट करेंगे। जनता कहती है नहीं नहीं नहीं, हमें मोदी जी की स्कीम नहीं चाहिए, हमें पता है कि ये स्कीम अगर यहाँ पर आपने जनता से पूछा है, आपने जनता से पूछा है? हम तो हर काम जनता से पूछ के करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। सीएजी रिपोर्ट पे ये बता सकते हैं कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने दोनों बातों का क्रमशः उत्तर देता हूं। पहले नाविका जी, मैं कहना चाहूंगा सारे देश को कि आज धन्वंतरी त्रयोदशी है और इस दिन भगवान धन्वंतरी का दिन माना जाता है जो आयुर्वेद के देवता माने गए हैं। और सिर्फ भारत को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथ में से हेल्थ साइंस निकली है और एथेंटिक हेल्थ साइंस निकली है। WHO ने जो अपना वर्ल्ड सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया है उसका केंद्र भारत के जामनगर में है, क्योंकि आयुर्वेद में ही सबसे डॉक्यूमेंटेड, डिस्क्रिप्टेड और साइंटिफिकली वेरिफेबल मेडिसिन का पूरा डिटेल अवेलेबल है। ये वो मूर्ख लोग जो कहते हैं विज्ञान और धर्म में विरोध होता है, जो वेस्ट की मानसिकता को लिए हुए पड़े हैं, उनको आज के दिन से सबक लेना चाहिए कि हमारे यहां विज्ञान और धर्म कैसे जुड़ा हुआ। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं कोई दूसरा धर्म ग्रंथ बताइएगा जहां पर जैसे वैदिक मैथमेटिक्स और आयुर्वेद, जहां मेडिकल साइंस और मैथमेटिक्स धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो। अब दूसरा पॉइंट, देखिए दुष्यंत नागर जी से मैं यह अपेक्षा नहीं करना चाहता था कि क्या तर्क कुतर्क की बात कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं भाजपा की सरकार ने निर्णय लिया तो उससे भाजपा क्या लेना देना, वो तो अधिकारियों ने किया। और राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, 1 फरवरी 1986 फैजाबाद के सेशंस कोर्ट ने ताला खोला और राजीव गांधी ने खुलवाया।
19 नवंबर 1989 शिलान्यास हुआ, राजीव गांधी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में थी, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने उस जगह पे शिलान्यास नहीं होने दिया जहां होना था, और अडवाणी जी वहां उपस्थित थे, शिलान्यास उन्होंने करवाया। और अभी आप बैक टैग करके सुन लीजिएगा, रिवर्स करके कहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए का नाम ले रहे हैं, बाबा जिनका नाम ले रहे हैं वो कि 22-23 दिसंबर 1949 को उन्होंने किया। मेरे भाई चुनाव तो 1959 में हुए, 52 में हुए पहले चुनाव, 1949 में एमएलए कहां से आ गया भाई? और दूसरी बात, वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि ये गोविंद बल्लभ पंत फैजाबाद गए थे और उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले चीफ मिनिस्टर की पावर डिफाइंड नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर ज्यादा थी। इसीलिए मैं डेट के साथ बोल रहा हूं, 22-23 दिसंबर 49 में। और लखनऊ से निकलने वाले पुराने अखबार पायनियर की अगर किसी के पास आर्काइव्स अवेलेबल हो तो उसमें हेडिंग निकली थी, चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट। इस सीमा तक जाके किया गया है साहब। ऐसे एब्सर्ड वाहियात बातें कि साहब सरकार ने ट्रांसलेशन कराया तो सरकार का, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट दिया तो राहुल राजीव। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी एक सवाल था आयुष्मान भारत पर। नहीं, समय मैं कंट्रोल करूंगी आप जी ने। सर आपके मानने, देखिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पे लोगों को इमोशनल करके कैसे लूटा जाए, ये आप भाजपा से सीख लीजिए। बड़ा सीधा सा सवाल से सीख लीजिए, बड़ा सीधा सा सवाल था सर। आपकी एक स्कीम है आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना के नाम पे जनता को इलाज नहीं मिल रहा। आप उसकी क्लैरिटी दीजिए कि जनता को इलाज क्यों नहीं मिल रहा। आयुष्मान योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए सरकार ऊपर से भेजती है और नीचे भ्रष्टाचार में खाया जाता है। अब उस पर जवाब दीजिए। ये सुधांशु जी जवाब दीजिए, 30 सेकेंड। देखिए, आम आदमी पार्टी के भी जो प्रवक्ता बैठे हैं, पता नहीं क्या वो बोल रहे हैं भाई। आपके यहाँ तो स्वास्थ्य में घोटाला हो चुका है। ऑफिशियली ऑडिट की एक रिपोर्ट में है कि मोहल्ला क्लिनिक में 500 लोगों का एक दिन में टेस्टिंग के लिए लिखा गया है। और एक मोहल्ला क्लिनिक का डिटेल जिसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई है, एक दिन में 539 मोहल्ला क्लिनिक चलती सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, यानी 4 घंटे में हुए 240 मिनट। और 569 लोगों का अगर यह माना जाए कि उनकी जांच भी हो गई, टेस्टिंग भी हो गई और उसके बाद डॉक्टर ने उनको चेक भी कर लिया, तो 15 सेकंड में एक मरीज निपटाया जा रहा था। और सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कौन से मोहल्ला क्लिनिक है जहां 539 लोग 4 घंटे में आ सकते थे। इसलिए आप लोगों पे तो उल्टा ऑडिट की रिपोर्ट लगती है, ऑब्जेक्शन हुआ है, यहां भाषण दिए जा रहे हैं। सवाल पब्लिक के भी कई हैं। मंजू रानी का अयोध्या से सवाल है, अगर हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी प्रभु राम की शरण में आ जाते तो शायद अयोध्या भूल जाती कि मुलायम के दौर में क्या हुआ था। क्या ये लोग अयोध्या के जख्म को हमेशा हरा ही रखना चाहते हैं? भास्कर का जबलपुर से सवाल है, राम से दूर जाएंगे तो आराम नहीं पाएंगे, ये बात विपक्ष के नेता क्यों नहीं समझते? इंद्रानी बनर्जी का कोलकाता से सवाल है, मैं 73 साल की हूं और मैं तो भारत की नागरिक हूं, तो मुझे अगर आयुष्मान का फायदा नहीं मिलता तो क्या ये मेरे साथ भेदभाव नहीं है? सवाल पब्लिक पूछ रही है। लेकिन विवेक साइलस जी बात सिर्फ इतनी है कि राम से एलर्जी क्योंकि मोदी के समय में राम मंदिर बना। नहीं, देखिए आपने शुरू में कहा था दुविधा में दोनों गए, ना माया मेरी ना राम, आपने कबीरदास का दोहा बोला था। तो मैं, सुधांशु जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, अभी उन्होंने कहा कि सेशंस कोर्ट ने ताला खुलवाया 1986 में राजीव गांधी जी का, उसमें कोई हाथ नहीं था, वो कोर्ट की मर्जी से हुआ था, कोर्ट का आदेश था इसलिए हुआ था। सिमिलरली जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर बनाने के लिए तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो मोदी जी की वजह से हुआ। ये देखिए दोहरी बातें यहां पर नहीं चलेंगी क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। दूसरी बात, आपने जो मुहूर्त की बात की, अगर मुहूर्त सही होता सुधांशु जी तो उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती। तो सुनिए आप लोगों ने पक्ष विपक्ष की बातें, कैसे आपस में ही एक दूसरे पर तंग कस रहे हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने पे तुले हुए हैं और इन सब चीज़ों का नुकसान हमारे देश की जनता भोग रही है। चलिए, जो भी जानकारी आएगी, जो भी आदेश आएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। तो चैनल से जुड़े रहा कीजिए। जो भी जानकारी सरकार की तरफ से आप लोगों को लेकर आती है,
मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।